वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। एंड बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो इक्विलिब्रियम 5 करके क्लास 11th का टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, हेडिंग लगाइएगा, characteristics of equilibrium constant। characteristics of equilibrium constant। क्या होता है characteristics equilibrium constant का? क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है? हम बच्चों न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का भी आपको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमने एक रिएक्शन को कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि हमने मान लिया हमारे पास N1 मोल्स ऑफ कोई भी रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल कंडीशन है, एंड यह प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको N2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यह एक जनरल रिएक्शन को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन के लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहते हैं तो पहला तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर N2 बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर N1। इतने बातों को हमने पढ़ लिया है। चलिए, सो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक कहता है, देखिएगा, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा, मान लीजिए इस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी एक कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? तो वैसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे, वैसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को घटा दे या बढ़ा दे, है ना, दोनों काम करता है कैटलिस्ट। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? आंसर है करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बिल्कुल, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कॉमा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा। इन सब पैरामीटर्स पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप एनालाइज करते हो तो देख के बताइए कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ, पावर में है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम depends on stoichiometric coefficient of reactants and products। हाँ, ये आपके stoichiometric coefficient of reactants and products पे डिपेंड करता है। अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन को हमने कंसीडर किया, जब हमने के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखा तो यह एक्सप्रेशन हमारे सामने आया। अब रिएक्शन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे प्रोसीड किया, रिएक्शन कुछ समय फिनिश होने के बाद, कुछ समय रिएक्शन होने के बाद ही इक्विलिब्रियम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो क्या यह रिएक्शन जो है, इसका जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखा तो क्या हमें उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है जब इक्विलिब्रियम आया? नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं कि रिएक्शन के 10 सेकंड होने के बाद इक्विलिब्रियम आया।
15 सेकंड होने के बाद इक्विलिब्रियम आया। इस फैक्टर्स को देख के हम ये नहीं बोल सकते। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम डू नॉट टेल्स अस about the time when equilibrium has been obtained। यह हमें पर्टिकुलरली उस समय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है जब इक्विलिब्रियम आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 को देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे A प्लस बी रिवर्सिबल कंडीशन और C। यह रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यह भी दिया हुआ है कि इसके लिए K इक्विलिब्रियम का वैल्यू जो है वह Kc है। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वह रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब C से अब A प्लस B बन रहा है, तो आप इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो दैट वैल्यू विल बी 1/Kc। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? तो यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ एनी रिएक्शन इज रिवर्स्ड, दिख रहा है ऊपर में? जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी चेक। बिल्कुल क्लियर। इफ एनी रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन द वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम गेट्स रेसिप्रोकल। उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखें। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद लिख देंगे इसको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है, सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे A प्लस बी गिविंग C, ठीक है, और इसके लिए K इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमें दे दिया K1 मान लीजिए। तो कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो बाय एनी नंबर, तो आपको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह उस नंबर के पावर टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने सपोज कीजिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या लिखोगे इसको? 2A प्लस 2B रिवर्सिबल कंडीशन 2C। इन दैट केस जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी K1 टू द पावर 2। क्लियर है? मान लीजिए इसी रिएक्शन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लिखोगे हाफ A प्लस हाफ B रिवर्सिबल कंडीशन हाफ C। और इस केस में जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी K1 टू द पावर 1/2, या फिर आप इसको अंडर रूट ऑफ K1 भी लिख सकते हो। एनीथिंग टू द पावर 1/2 मतलब क्या होता है? उसका स्क्वायर। इसको भी आप लिख लो, when any reaction is multiplied by any number then its equilibrium constant becomes raised to the power of that number, उस नंबर के रेस टू द पावर हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाना है, सिर्फ वीडियोस को नहीं देखना है, फिर बेनिफिट नहीं होगा, है ना?
मिटा दे, कोई दिक्कत, इस तरफ का मिटा दे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण है ना। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 कहता है इफ टू, जैसे समझ लेते हैं पहले, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C और इसका K इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया हुआ है K1। अपने पास दूसरा इक्वेशन है D प्लस E गिविंग F और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है K2। देन अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस B प्लस D प्लस E, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। अगर दो इक्वेशन को बच्चों आप ऐड करते हो तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह मल्टीप्लाई होता है। तो कहने का मतलब है कि इस केस में जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हम उसको K EQ डैश दिखा देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू K1 इनटू K2। क्लियर है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, if two reactions are added then equilibrium constant of that reaction are multiplied together। क्लियर है? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 7, अगर आप दो रिएक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं तब उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह डिवाइड हो जाते हैं। दैट मींस सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C और इसके लिए K इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया हुआ है K1। अपने पास दूसरा इक्वेशन है D प्लस E गिविंग F और इसके लिए K इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया हुआ है K2। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब है A प्लस बी ब्रैकेट में माइनस D प्लस E ब्रैकेट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, कर लेना, C माइनस F। अगर आपने दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है इस केस का जो K EQ डैश है दैट विल बिकम K1 by K2। क्लियर? कोई दिक्कत? स्टेटमेंट में लिखते हैं इसको, when two reactions are subtracted then their equilibrium constant gets divided। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8 पूछते कि जो भी अपने फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, ये सब हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स कह सकते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है और किस फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों नीट में इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सिर्फ एक बात याद रखना है आपको कि K इक्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह सिर्फ और सिर्फ किस फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम
एक्सेप्ट यह प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? तो इस 8 कैरेक्टरिस्टिक को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ सवाल बनेगा। अब इसमें सवाल किस तरह का आता है, इसमें सवाल किस तरह का आता है, तो सवाल का पैटर्न हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्शन दिया है, रिएक्शन 1 है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा, जिसको हम के इक्विलिब्रियम 1 कह देंगे। रिएक्शन दूसरा दिया रहेगा, इसके लिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, और रिएक्शन तीसरा रहेगा, उसके लिए भी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। अब आपको एक चौथा रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन को आप कैसे बना सकते हो, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके आप ये चौथा रिएक्शन को बना सकते हो। रिएक्शन 4 को आप डिराइव कर सकते हो। अब पूछ देगा कि इस चौथे रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सवाल बनता है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कि हम एक सिर्फ पैटर्न बताया है, सवाल हम आपको उस पर देंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत बच्चों? तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान में रखिए और सवाल बनाइए। एक सवाल हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम। कुछ सवाल होगा इस पे, कहा गया? हाँ चलिए, एक छोटा सा सवाल है। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, कहता है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यह बनाता है 2NH3 गैस। ठीक है, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है उसको बच्चों K1 लिख दिया है, और मान लीजिए कि यह अपना इक्वेशन 1 है। क्लियर है? उसी तरह से नाइट्रोजन गैस, जस्ट एक सेकेंड, नाइट्रोजन गैस प्लस, थोड़ा सा समय दे दीजिए, चॉक पीस कहां है? हम लोग को भी भूख लगता है तो हम लोग भी खाना खाते हैं, उसी तरह से चॉक पाउडर को भी खाना चाहिए, दैट इज चॉक पीसेस। तो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यह आपको 2NO बना के देगा। क्या हो रहा है? चलो क्यों ना, लगता है ये चॉक पीस खराब है। यह आपको बना के देता है 2NO गैस। ठीक है, हाँ 2NO गैस, और इसके लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू K2 दिया हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और यह आपको बना के देता है H2O गैस। इसके लिए K3 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर रिएक्शन है अपने पास 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, रिवर्सिबल कंडीशन 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। इसके लिए बच्चों हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, कैसे करें हम? NH3 हो गया। तो बच्चों रिएक्शन को ही आपको या तो रिवर्स करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है उन्हीं लॉजिक्स को लगाना है, और रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन डिराइव करना है। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को एनालाइज करें, तो यहाँ पे जो अमोनिया है दैट इज इन द प्रोडक्ट साइड,
लेकिन जिस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसमें जो NH3 है दैट इज इन द रिएक्टेंट साइड। तो सबसे पहली बात तो हमें रिएक्शन 1 को रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज यहां पे देखिए अपने पास कितना अमोनिया है, 2 अमोनिया है, और यहां पे अपने पास कितना अमोनिया है, 4 अमोनिया है। मतलब इक्वेशन 1 के साथ हमें 2 चीज करना होगा। पहला क्या, तो रिएक्शन को रिवर्स करना होगा जिससे यह NH3 रिएक्टेंट की तरफ आ जाए, और दूसरा इस रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट हमें यहां पे 4 मोल ऑफ अमोनिया मिल जाए। क्लियर है ये बात? तो हम वही काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स करने के बाद। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको आप रिवर्स करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 NH3, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 NH3 गैस, रिवर्सिबल कंडीशन 2 N2 गैस प्लस 6 H2 गैस। और बच्चों अगर आप रिवर्स करते हो रिएक्शन को तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो, 1/K1, और अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही टाइम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर हो जाता है, मतलब K1 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ अब देखिए हमें प्रोडक्ट की तरफ इक्वेशन 2 को एनालाइज कीजिए। तो प्रोडक्ट की तरफ NO है, यहां पे भी प्रोडक्ट की तरफ NO है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट की तरफ जो NO है इसके पास सिर्फ 2 मोल्स है और यहां पे अपने पास 4 मोल्स है। दैट मींस कि रिएक्शन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रिएक्शन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई रिएक्शन 2 बाय 2। सेकेंड वाले रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो अपने पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, N2 2N2 गैस प्लस 2O2 गैस, रिवर्सिबल कंडीशन एंड 4NO गैस। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब इसको बच्चों आप मान लो इक्वेशन A। अच्छा, इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पे उतना टाइम्स पावर हो जाएगा। तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगर हम इक्वेशन 3 को एनालाइज करें, अगर हम इक्वेशन 3 को एनालाइज करें तो देखिए बच्चों यहां पे प्रोडक्ट में कितना H2O है, 1, और यहां पे प्रोडक्ट में कितना H2O है, 6। दैट मींस कि हमें इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हम बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, तो 3 मान लो, इक्वेशन 3 बाय 6। अगर आप इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन हो जाएगा अपने पास 6H2 गैस प्लस 6 into 1/2 3 हो जाएगा, 3O2 गैस, रिवर्सिबल कंडीशन एंड H2O गैस। अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया बच्चों
तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पे पावर 6 हो जाएगा, तो हम इसको भी लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉर दिस विल बी k3 टू द पावर 6। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो बच्चों, आपको जिस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम निकालना है उसमें एक और टर्म चाहिए 5O2। देखो यहाँ पे 3O2 है, यहाँ पे 2O2 है। ऑलरेडी अगर हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5O2 हो जाएगा। दैट मींस कि A और B को, ये हमारा A है, ये B है और ये आपका C। अगर हम B और C को ऐड करते हैं तो हमारा 5O2 भी आ गया, ठीक है, और ये टर्म और ये टर्म आ गया। अब हमें सिर्फ यह टर्म चाहिए, तो मतलब हम इक्वेशन 1 को भी ऐड कर दें, इक्वेशन A को ऐड कर दें। तो दैट मींस हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B प्लस इक्वेशन C को कर दीजिए आप, ठीक है। अगर आप इक्वेशन A प्लस B प्लस C करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, 4NH3। अच्छा, यहां पे 2N2 है, यहां पे 2N2 है, N2 और कहीं भी है क्या? चलो लिखते हैं इसको। हाँ, 4NH3 प्लस 2N2 गैस प्लस 2O2 प्लस 3O2, कितना हो जाएगा अपने पास 5O2, ठीक है। और इधर अगर आप आते हो तो 6H2 बच गया प्लस 6H2, और ये O2 तो ऐड हो चुका है। अब रिवर्सिबल कंडीशन, प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे देखो 2N2 प्लस 6H2, 2N2 प्लस 6H2 गैस प्लस 4NO प्लस यहाँ पे 6H2 होगा ना, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी तो 6 होगा ना, ये 6 छूट गया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, 6H2। So you will get plus 6H2O। क्लियर है? अब देखो बच्चों, कुछ कटने वाला है क्या? तो रिएक्टेंट की तरफ भी 2N2, प्रोडक्ट की तरफ भी 2N2, मतलब यह टर्म आपका कट जाएगा। उसके बाद रिएक्टेंट की तरफ भी 6H2, यहाँ पे भी 6H2, ये भी कट जाएगा। अब जो बच्चों आपके पास इक्वेशन बचा है वो यही इक्वेशन है, 4NH3 प्लस 5O2 गिविंग 4NO प्लस 6H2O, और इसी का आपको K इक्विलिब्रियम भी निकालना है। कहां गया ये, इसी इक्वेशन का आपको K इक्विलिब्रियम भी निकालना है। तो आपने तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है वो मल्टीप्लाई होगा। तो न्यू इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम बताए ना कि अगर इक्वेशन को ऐड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, न्यू K इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई K1 स्क्वायर इंटू ऊपर में आपका K2 स्क्वायर इंटू ऊपर में आपका K3 टू द पावर 6, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, K EQ इज इक्वल्स टू K2 का स्क्वायर इंटू K3 टू द पावर 6 बाय K1 का स्क्वायर। So this is the value of equilibrium constant for this reaction. क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आता है, एनसीईआरटी में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है इस टाइप का, एंड कंपटीशन भी आपका पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जहां कहीं भी आपके पास जो भी मटेरियल, सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी को हम गीता कहते हैं, है ना। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उस पे कोई क्वेश्चंस नहीं, आपको मानना है उस बात को। अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन और योर बोर्ड्स, एनसीईआरटी को सबसे पहले बनाना है, उसके बाद जो बुक मन करे, जो बुक आपके पास अवेलेबल हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस आपको जरूर से मिलेगा।
उसको आप बनाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तभी और कॉन्सेप्ट बनेगा। एक क्वेश्चन को बना लिए तो कॉन्सेप्ट नहीं बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से कम आपको 10 क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस खोजिए, 10 क्वेश्चंस बनाइए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। पैटर्न यही होगा, बनाने का तरीका यही होगा कि कभी क्वेश्चन को ऐड कीजिए, कभी सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कभी कुछ नंबर से डिवाइड कीजिए। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पॉइंट बताया उन्हीं सब पॉइंट्स को यूज करना होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, मिटाएंगे फिर हम, मिटा दें। चलिए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अब समझ में आया क्यों हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे भागते हैं इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों। ठीक है, धीरे धीरे अगर इसको पढ़ा जाए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लगाइएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सबसे पहली बात कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने गैस 1 भी रख दिया और गैस 2 भी रख दिया, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा कि यह गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। नहीं पढ़े तो हम भी आपको पढ़ाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यह गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी इन रैंडम मोशन, इधर उधर मूव करते हुए रहेंगे। यह भी गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। तो मूवमेंट के दौरान ये साइड वॉल्स में जाके टकराते हैं। अब पार्शियल मतलब होता है आंशिक, मतलब जो गैस 1 का हम लिखते कैसे हैं, तो इस गैस में जो टोटल प्रेशर होगा उसको लिखा जाता है बच्चों P टोटल, और P टोटल जो होगा वो गैस 1 प्लस गैस 2 के प्रेशर के बराबर होगा। टोटल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस टोटल प्रेशर ऑफ गैस 2। लेकिन पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो टोटल प्रेशर है Pt, उसमें गैस एक कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। इस टोटल प्रेशर में गैस B कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। डिनोट कैसे करते हैं, तो P और थोड़ा नीचे की तरफ लिख देंगे उस गैस का नाम, गैस B। अगर नाइट्रोजन है तो ऐसे लिखेंगे P ऑफ N2, मतलब यह हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो समझ में आया? तो बच्चों एक कंडीशन से समझते हैं डाल्टन्स लॉ को। वैसे मोल कांसेप्ट में आपको बताया गया होगा। जैसे सपोज कीजिए कि पार्शियल प्रेशर कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। जो भी उस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन होगा और अगर हम उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट द पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें कि टोटल प्रेशर हमने मान लिया P, और यह गैस A और गैस B से मिलके बना हुआ है। गैस A और गैस B से मिलके बना हुआ है, और यह जो P हमने माना है, सो दिस इज योर P टोटल। टोटल प्रेशर हमने कितना मान लिया है इसका, P। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि गैस A का जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N1, गैस B का जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N2। यह हमें गिवन है। तो अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें बच्चों,
तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस है दैट मींस n1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट मींस n1 प्लस n2। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम n2 गैस B का नंबर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B यह क्या हो जाएगा, जितना इसका मोल्स दिया हुआ है मतलब n2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब n1 प्लस n2। क्लियर है? अब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A निकालें तो यह क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर दैट मींस टोटल प्रेशर हमने कितना माना है P, तो हम लिख सकते हैं n1 किस गैस के लिए, A के लिए, तो n1 बाई n1 प्लस n2 इनटू P। उसी तरह से बच्चों अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B निकालें तो यह क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B दैट मींस n2 बाई n1 प्लस n2 और इनटू P that means total pressure. So this is the Dalton's law. यही आपका क्या है, डाल्टन्स लॉ है। ठीक है, बाकी आप मोल कंसेप्ट में इसको डिटेल्स में पढ़िएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाना है इसलिए हम आपको एक बार रिवाइज करवा लिए। अगर आपने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो क्लियर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं, मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3 4 10। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें कि 3 गैस अवेलेबल है। एक गैस है हमारे पास मीथेन, एक गैस है ऑक्सीजन और एक गैस है अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कहता है जो गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर यह दिया हुआ है बच्चों 10 atm ले लो। ठीक है, और कहता है कि यहां पे जो गैसेस है वह इक्विमोलर दिया है, तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है ईच गैसेस का। तो कहता है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस इफ इक्विमोलर ऑफ ईच गैसेस आर। अगर हमारे पास इक्विमोलर ऑफ ईच गैसेस दिया गया तो हमें क्या करना है, इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों पार्शियल प्रेशर के लिए आपको मोल्स कैलकुलेट करना होता है या फिर आप और भी कंसाइज वे में बोलो तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे गिवन मासेस नहीं दिया हुआ सारे गैस, लेकिन एक वर्ड दे दिया क्या, इक्विमोलर ऑफ गैसेस, मतलब कि जो गिवन मास है सबका वह आपका इक्वल होगा। देखो इसको हम कंसीडर करते हैं कि गिवन मास जो है वो इसका भी, मीथेन का भी हमारे पास W, इसका भी W, इसका भी W। क्या आप इसका मोल्स निकाल सकते हो? यस, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा 12 और 4 16 मतलब 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का गिवन मास W और बाय 32 और सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है 32 प्लस 32 64 मतलब W बाय 64। अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे तो गिवन मास आपको पता ही नहीं है, तो देखो एक ट्रिक बताते हैं। इसमें क्या करो बच्चों कि अगर आपको गिवन मास ना दिया हो तो आप एक टर्म निकालना सीखो जिसको हम लोग मोलर रेशियो कहते हैं। बहुत कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मोलर रेशियो क्या होता है बच्चों, सारे मोल्स को आप डिवाइड कर दो हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। क्या हम बोल रहे हैं, सारे मोल्स को आप हाईएस्ट या लोएस्ट दोनों के साथ कर सकते हो।
तो सपोज करो कि हमने इससे, क्योंकि यहाँ पे इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया सबको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, W/16 और डिवाइडेड बाई W/64। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे आप, तो W/16 इंटू 64/W, ये W से ये W बढ़ गया 4 टाइम्स, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, W/32 इंटू 64 ऊपर चला जाएगा बाई W, समझ में आया, डिवाइडेड बाई W/64 लिख ही देते हैं, तो हमको बोलोगे सर कैसे हो गया स्टेप, तो डिवाइडेड बाई 64/W, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो W ऊपर आ जाएगा इंटू 64/W, W बढ़ गया, ये 2 टाइम्स आ गया, इसमें कितना आएगा 1 टाइम्स, कर लोगे, कर देते हैं, W/64 डिवाइडेड बाई W/64, सर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, इनटू 64/W मतलब 1। तो अगर इसका मोलर रेशियो आप निकाल रहे हो तो 4 आएगा, इसका मोलर रेशियो निकाल रहे हो 2 आएगा, इसका मोलर रेशियो निकाल रहे हो 1 आएगा। क्लियर है बच्चों? अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? खैर ना, अब बच्चों अगर आपके पास 10 atm का टोटल प्रेशर था तो इसका मोलर रेशियो मीथेन का कितना आया 4, इसका मोलर रेशियो कितना आया 2, इसका मोलर रेशियो कितना आया 1। अब आप क्या करो, इसको टोटल मोलर रेशियो से आप मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका मोलर रेशियो, टोटल मोलर रेशियो कितना हो जाएगा 7, टोटल मोलर रेशियो दैट विल बिकम 7। तो इसका पार्शियल प्रेशर निकालने का क्या बच्चों तरीका है, अगर हमें निकालना हो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, आप क्या करो, मीथेन का मोलर रेशियो कितना है 4, टोटल मोलर रेशियो कितना है 4 + 2 6 + 1 7 इनटू पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर अपने पास कितना है 10, दैट मींस ये आ जाएगा आपका 40/7 atm। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा, तो 2/7 इंटू 10। अच्छा, उसी तरह से अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 निकाल तो सल्फर का कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर रेशियो 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना 7 इंटू 10, दैट मींस 10/7 atm। ऑप्शन में बच्चों आपको डेसिमल में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एंड आप यहां से इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। तो तरीका समझ में आया, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझिए बच्चों। अगर आपको गिवन मास ना दिया है तो आपको मोलर रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके बाद मोलर रेशियो जो है वही आपका पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो हो जाता है, एंड अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो 2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोलर रेशियो इनटू टोटल प्रेशर, ये फार्मूला लगा के आप पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हो। तो कुछ समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट बना है ना। कोई भी अगर आपके डाउट्स हो है ना तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो थोड़ा मेहनत पड़ेगा, टाइप कर दीजिए। आप चाहते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन टाइप करके आप भेजिए, अगले 1 से 2 दिन में हम डेफिनेटली उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। माय वर्ड्स टू यू, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।